सकते हैं। रानिया नहाकर बाहर आई और अपने काले स्याह बालों को तौलिए से खुश्क करने लगी। बाल खुश्क करके इसने तौलिया बेड पर फेंका और ड्रेसिंग टेबल पर रखे परफ्यूम को उठाया। कैप खोला और हाथ की पुश पर स्प्रे करके इसे नाक के करीब लाकर सूंघने लगी। रानिया को खुशबुओं से इश्क की हद तक लगाव था। शायद ही कोई परफ्यूम होगा जो इसकी कलेक्शन में न हो, मगर इसके इश्क और इसके बीच इसकी जालिम दादो समाज बनकर खड़ी थी। रानी, दादू की आवाज पर रानिया को करंट लगा और इसने तेजी से परफ्यूम की बोतल बंद करके रख दी और वॉश बेसिन में जाकर हाथ धोने लगी। रानी बेटा, दादू ने दोबारा आवाज दी। जी दादू अभी आई, इसने कहा और सर पर दुपट्टा ओढ़कर कमरे से निकल गई। रानिया घर में सबसे छोटी और लाडली थी। इससे बड़ा एक भाई कासिम था और बहन इसकी सदफ। मासूम सी प्यारी सी रानिया का गोरा चिट्टा रंग था और उसके काले स्याह बाल थे। सब्ज आंखों वाली रानिया को सब मानो कहकर छेड़ते थे। अब इस खुशबू से लगाव की वजह से इसे अक्सर दादू से बातें सुनना पड़ती थी। दादू का कहना था, जवान खास तौर पर कवारी लड़कियों को खुशबू नहीं लगानी चाहिए और ना ही फूल पहनने चाहिए, मगर फिर भी रानिया मौका मिलते ही अपने शौक को पूरा जरूर करती थी। रानिया भागती हुई दादू के पास आई। अरे लड़की, क्या हुआ है? घोड़े पर सवार है? दादू ने इसको तेजी से कहा। वो दादू आप बुला रही थी ना? रानिया ने कहा। हाँ याद आया, तुम्हारी सहेली की अम्मी ने कुरान पाक का कहा था, वो इन्हें दे देना, दादू ने कहा। जी अच्छा, रानिया ने कहा। रानिया बेटा, बहुत देर मत करना वापसी पर, अम्मी ने कहा। अम्मी, मेहंदी तो शुरू ही लेट होती है, रानिया ने आगे आते गीले बालों में उंगली फेरते हुए कहा। मेहंदी में जाने की क्या जरूरत है, बारात में चली जाना, दादू ने कहा। दादू, मेरी बेस्ट फ्रेंड है सोनिया, इसके तो हर फंक्शन में मैं जाऊंगी, रानिया ने जल्दी से कहा। इसे पता था अगर अब्बू को खबर हो गई कि दादू ने जाने से मना किया था, फिर इसका जाना पक्का कैंसिल हो जाता। ठीक है, चली जाओ, लेकिन ख्याल करना बेटा कि जल्दी वापस आ जाओ, दादू ने कहा तो रानिया ने सुकून का सांस लिया। लाल रंग के सूट में रानिया की रंगत और जगमगा रही थी। कासिम बाहर गाड़ी में बैठा हॉर्न बजा रहा था। अभी आई, रानिया ने जल्दी से कहा और निकलने लगी। रानी, जल्दी बेटा आ जाना घर वापस, अम्मी ने ताकीद की तो रानिया गर्दन हिलाकर बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गई। सोनिया के घर पहुंचकर रानिया जल्दी से गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी। रानी, कासिम ने आवाज दी तो वो पलट कर आई। जब आना हुआ तो 10 मिनट पहले मुझे कॉल कर देना, कासिम ने कहा। मैं आ जाऊंगा। ओके भाई, रानिया ने कहा और वो सोनिया के घर के अंदर चली गई। सोनिया अपने कमरे में बैठी, रानिया इसके पास इसके साथ लिपट गई। अभी आई हो रानी? तुम्हें पता है कि आज मेरी मेहंदी है, तुम्हें तो दोपहर से आ जाना चाहिए था, सोनिया ने शिकवा किया। दोपहर? मैडम, दादू का बस नहीं चल रहा था, वो तो मुझे आज आने से भी रोक देती, रानिया बोली। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मुझे अपने परफ्यूम्स की रेंज दिखाओ, घर से तो मैं ऐसे ही आ गई, तुम्हें तो पता है ना खुशबू के बगैर मैं रह नहीं सकती और दादू मुझे खुशबू लगाकर नहीं आने देती, रानिया ने सामने लगे आईने में अपना जायजा लेते हुए कहा। सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हैं, देख लो, सोनिया ने कहा तो रानिया परफ्यूम्स देखने लगी। फिर इसने एक बोतल उठाई और अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे कर लिया। बस कर, सोनिया ने कहा, क्योंकि रानिया ने इसके ऊपर भी स्प्रे करना शुरू कर दिया था। अरे भाई, आज तो रानिया कयामत ढा कर छोड़ेगी, रमशा इनकी दोस्त ने कहा। फौरन ही सोनिया की अम्मा कमरे में दाखिल हुई। चलो लड़कियों, अब बाहर आ जाओ, ढोलकी शुरू करो, लड़के वाले आ गए हैं और रानी तुम सोनिया को लेकर बाहर आ जाओ, सोनिया की वालदा ने कहा तो रानिया और सोनिया की कजन्स और दोस्तें उठ खड़ी हुई। फिर सब सोनिया को लेकर बाहर आ गई। मेहंदी का इंतजाम छत पर किया गया था। सोनिया को स्टेज पर बिठाकर तमाम लड़कियां ढोलकी लेकर बैठ गई। जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, रानिया ढोलकी पर थाप मारती जा रही थी और लड़कियां जोर जोर से गाने गा रही थी। रानिया लाल रंग में अलग ही चमक रही थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, सबकी निगाहों का मरकज बनी। रानिया इस बात से बिल्कुल बेखबर अपनी धुन में मगन हंस रही थी कि वो यहाँ मौजूद इन सब लोगों के अलावा किसी अनदेखी निगाहों के हिसार में भी आ चुकी थी, ऐसा हिसार जिससे निकलना इसके लिए नामुमकिन था। सामने दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर एक अनदेखा वजूद आराम से सो रहा था। नींद में होने के बावजूद इसके नथने इंतहाई महसूर कुन खुशबू से टकराने से फड़कने लगे।
اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں اور وہ اس خوشبو کا تعاقب کرنے لگا کہ کہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ ایک دم سے اس کی نگاہ ایک لڑکی پر ٹھہر گئی، لال رنگ میں ملبوس، سرخ و سفید، بھوری سی حسین بہہ کر اپنے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں سے گانے گا رہی تھی۔ فاموس اسے دیکھتا ہی دنگ رہ گیا۔ اس کے کالے بالوں کی لٹیں ہوا سے پار پار رخسار چھو رہی تھی۔ اس کا وجود خوشبو میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ حسن کے اس نظارے میں کھوسا گیا۔ کتنی دیر گزر گئی اور وہ بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے تھی، پھر اس کی نگاہوں کا حصار ایک دم ٹوٹ گیا۔ وہ حسن کا پیکر اس کی نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی نگاہوں کو حرکت دی اور متلاشی انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ چلو بچیوں، ابھی ڈھولکی اٹھا لو، رسم شروع کرنی ہے، پھر بعد میں گانے گاتی رہنا۔ سونیا کی پھپھو نے آ کر کہا تو رانیہ اور باقی لڑکیاں کھڑی ہو گئی۔ رسم شروع ہو گئی اور خواتین سونیا کو اپٹن لگانے لگی۔ رانیہ ایک طرف جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چل نہ رانی، یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ رمشا بولی۔ تم لوگ چلو، میں ابھی آتی ہوں، ڈھول بجانے سے ہاتھ دکھ رہے ہیں، رانیہ نے کہا تو اسی وقت اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک طرف رکھا ڈھول کرسی سے نیچے گرا اور دو ٹکڑے ہو گیا۔ سب اسی طرف دیکھنے لگے۔ ارے یہ ڈھول کیسے ٹوٹ گیا؟ ایک عورت نے کہا۔ کچی لکڑی کا ہوگا، دوسری نے رائے دی۔ پھر دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ڈھول اتنا اہم نہ تھا کہ کوئی ایشو بنتا۔ رمشا وہاں سے جا چکی تھی۔ رانیہ اٹھنے لگی تو اس کی نگاہ اپنے برابر پہ پڑی موتی کے گجروں پر پڑی۔ رانیہ نے وہ گجرے اٹھا لیے، وہ انہیں ہاتھ میں پہننے ہی والی تھی کہ سونیا کی پھپھو آ گئی۔ رانیہ بیٹا، رمشا اور سونیا تمہیں بلا رہی ہیں۔ ارے اتنے خوبصورت گجرے! انہوں نے رانیہ کے ہاتھ میں گجرے دیکھ کر کہا۔ آنٹی آپ پہن لیں، یہ میرے نہیں ہیں، رانیہ بولی اور گجرے ان کی جانب بڑھائے۔ سونیا کی پھپھو نے وہ گجرے لیے اور انہوں نے فوراً پہن لیے۔ رسم چل رہی تھی، ایک دم شور ہونے لگا۔ سب وہاں گئے تو وہاں عجیب سا منظر، گھر میں سجی سجائی لائٹیں ایک دم جیسے ٹوٹ کر نیچے گر گئی تھی اور ان کے نیچے سونیا کی پھپھو کھڑی تھی۔ وہ ان میں الجھ گئی۔ اسی دوران ان کے دونوں ہاتھوں سے تار ٹکرائے اور انہیں زوردار جھٹکا بھی لگا تو وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ بچ تو گئی تھی مگر ان کے دونوں ہاتھ کلائی سے کونیوں تک جلس گئے تھے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا، تقریب ختم ہو گئی۔ رانیہ نے قاسم کو فون کر کے بلا لیا اور سونیا کو بتا کر وہ گھر چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب دادو کو پتہ چلا کہ رانیہ خوشبو میں نہائی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی خوب کلاس لی۔ اب تو رانیہ کی ٹھیک ٹھاک شامت آ گئی تھی۔ ابو، امی اور دادو نے اس کو بہت ڈانٹا۔ رانیہ، وقت دیکھا ہے تم نے؟ ضروری نہیں کہ بڑوں کی بات کو رد کر کے ہر جگہ من مانی کی جائے۔ جانتی ہو رات میں لڑکیوں کا یوں خوشبو لگانا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دشمن نہیں ہوں میں تمہاری، دادو روحان سی ہو گئی تھی۔ بہت بری بات ہے رانیہ جو تم نے اپنی دادو کی نافرمانی کی، رانیہ کی والدہ نے خفگی سے کہا۔ رانیہ بہت شرمندہ تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صدف اور رانیہ کا ایک ہی کمرہ تھا۔ رانیہ جب کمرے میں گئی تو صدف سو چکی تھی۔ رانیہ کو اپنے قدم منو بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ اندیکھا بوجھ اس کے کاندھوں پر تھا۔ ایک عجیب سی تھکن اسے اپنے وجود پر طاری ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سر بے انتہا بھاری ہو رہا تھا۔ رانیہ بڑی مشکلوں سے بستر تک آئی اور دھپ سے گر گئی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر اس کو اپنے وجود سے اٹھتی تپش کا احساس ہونے لگا۔ وہ بستر پر لوٹنے لگی۔ لاتعداد انگارے اس کو اپنے وجود میں رقص کرتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ ایک اندیکھی آگ اس کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے گردن موڑی اور صدف کو آواز دینی چاہیے مگر اس کے ہونٹ آپس میں چپک گئے تھے۔ خوف سے رانیہ کی آنکھیں پھٹنے لگی تھی۔ ایک دم رانیہ کو اپنے اوپر اندھیرا آتا محسوس ہوا اور اس کی آنکھیں چلتے چلتے بند ہونے لگی تھی۔ صبح کا وقت ہوا۔ رانی اٹھو، 11 بج رہے ہیں۔ صدف نے رانیہ کو اٹھاتے ہوئے ہاتھ لگایا تو وہ چونک گئی۔ رانیہ بھٹی کی طرح تپ رہی تھی اور اس کی گوری رنگت تانبے کی طرح ہو رہی تھی۔ رانیہ چندا، اس نے رانیہ کی دہکتی پیشانی کو چھوا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ رانیہ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ صدف نے گھر والوں کو بتایا تو سب آ گئے۔ صدف اور قاسم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ واپس آ کر رانیہ دوا کھا کر سو گئی تھی۔
तामूस दूर खड़ा इसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। फिर वो चलता हुआ इसके करीब आया। रानिया को एकदम बेइंतहा तपिश महसूस होने लगी। वो नींद में थी, मगर तपिश से इसे महसूस हो रहा था कि वो पसीने में शराबूर हो चुकी है। इसने रानिया की पेशानी को छुआ तो रानिया को आग में लिपटे महसूस होने लगी। इसके हलक में कांटे पड़ने लगे। इसने अपने लबों पर जुबान फेरी और बोली, पानी। वो बमुश्किल बोल पाई थी। वो मुड़ी तो इसके होंठों से ठंडे पानी का ग्लास लगा दिया। वो पानी पीकर तकिए पर गिर सी गई थी। सुबह सदफ आई तो रानी को देखकर थक से रह गई। एक ही रात में इसकी आंखों के नीचे से हल्के पड़ गए थे। रानी, ये क्या हालत बना ली है? चलो उठो, सोनिया का फोन आया है। आज इसकी शादी है, इसकी बारात है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की। सदफ ने प्यार से कहा, मगर रानिया ने साफ मना कर दिया और बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। सोनिया की नाराजगी की वजह से बाकी घर वाले शादी में चले गए। सिर्फ दादो और रानिया घर में रह गई। रानिया दवा खाकर फिर लेट गई और दादू अपने कमरे में चली गई। रानिया कमरे में लेटी थी कि किसी ने दरवाजा नॉक किया। ठक ठक ठक। रानिया ने सोचा दादू को कुछ जरूरत होगी। वो बमुश्किल उठी और दरवाजा खोला तो एक जोरदार हवा का झोंका इसके बाल बखेर कर अंदर आ गया। रानिया के बाल अब खुल गए थे। वो दरवाजा बंद करके बिस्तर पर आई तो इसे एक साया सा अपने ऊपर महसूस हुआ। इसकी आंखें बोझल होने लगी और वो गनुदगी सी तारी होने लगी। वो बेख्तियार बिस्तर पर दराज होती चली गई। कुछ था जो एक तनी चादर की तरह इसके वजूद पर छा गया था, मगर वो क्या था ये जानने के लिए वो हवास में न थी। सदफ रानिया को ढूंढ रही थी, मगर रानिया अपने कमरे में नहीं थी। इसे सब जगह देख लिया, मगर रानिया इसे दिखाई न दी। फिर सदफ का जहन छत पर गया। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी, मगर ऊपर पहुंचकर आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही वो ठटक गई। सामने रानिया बड़े से लगे हुए झूले में लेटी हुई थी। इसके काले बाल फैले हुए थे और सारी छत खुशबू से रची बसी हुई थी, जबकि रानिया के ऊपर स्याह बादल जैसा अंधेरा सा हो रहा था। सदफ ने अपनी आंखें मली, फिर दोबारा देखा, मगर वहां कुछ न था। सदफ का पारा एकदम हाई हो गया। वो जाकर रानिया पर बरस पड़ी। ये क्या है रानी? दादू ने तुम्हें मना किया था इस तरह परफ्यूम लगाने से, वो भी मगरिब के वक्त। जवाब में रानिया ने सदफ को चंद लम्हे घूरा, फिर अजनबी अंदाज से दूसरी तरफ देखने लगी। उठो यहाँ से और नीचे चलो। सदफ ने इसको उठाया। रानिया उठ तो गई, मगर आगे न बढ़ी। चलो अब, सदफ ने फिर कहा। रानिया टस से मस न हुई। चलो रानी। सदफ ने इसका हाथ सख्ती से पकड़कर खींचा। जवाब में एक जोरदार थप्पड़ सदफ को पड़ा और वो चकरा कर रह गई। अजान की आवाज आई तो रानिया खुद तेजी से नीचे भाग गई। वो कमरे में घुस गई। सदफ इसकी हरकत पर हैरान और परेशान थी, मगर इसने किसी से कुछ न कहा। अगले रोज जब रानी वॉशरूम में थी तो सदफ ने इसके सारे परफ्यूम उठाए और उन्हें ले जाकर बाहर फेंक आई। बहुत बदतमीज हो गई है रानी, बड़ों की इज्जत करना भूल गई है। ये है तुम्हारी सजा, सदफ ने गुस्से से कहा। फिर सदफ नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गई, लेकिन जैसे ही उसने शावर खोला, गरम गरम पानी उसके ऊपर आ गिरा। इसके पूरे वजूद पर पानी लावे की तरह बरसा था। सदफ के जिस्म पर आंवले पड़ गए थे। वो मुसलसल चीख रही थी। सदफ को हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। काफी रोज इसका इलाज चला, फिर वो घर आ गई। कमरे में जब सब चले गए तो रानिया ने अपना अंदाज बदल लिया। अगर खैरियत चाहती है तो अपने काम से काम रख, मेरे बीच आई तो, रानिया ने रूखे अंदाज से कहा। सदफ को इससे खौफ महसूस हो रहा था। इसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। रानिया बेटा, कासिम की शर्ट इस्त्री कर दो, अम्मी ने रानिया को शर्ट देते हुए कहा और चली गई। रानिया ने शर्ट की तरफ देखा और शर्ट से धुआं निकलने लगा। जब कासिम अपनी शर्ट लेने आया तो इसे देखकर इसके गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। ये क्या किया रानी? तुम तो बिल्कुल फोहड़ हो, सिवाय फैशन के तुम्हें कुछ आता ही नहीं। आप ही क्या बीमार हुई, पूरा घर ही उलट गया। तुम तो किसी काम की नहीं हो। एक काम कहा था, इसका भी तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। पता है कितनी महंगी शर्ट थी? जाहिल लड़की, कासिम गुस्से से कहता रहा और रानिया खामोशी से सुनती रही। कासिम के जाते ही मेज पर रखा गुलदान खुद ब खुद किरची किरची होकर बिखर गया। कासिम बेटा, पानी की मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, जरा देख तो लो बेटा, अम्मी ने कासिम से कहा। जी अम्मी, आप चलिए, मैं भी आता हूँ। कासिम ने 10 मिनट बाद किताबें रखी और मोटर देखने चला गया। इस वक्त सहन में कोई न था। इसके अब्बू भी घर पर न थे।
कासिम ने बटन प्रेस किया तो मोटर चलने लगी। लो जी, अम्मी तो कह रही थी चल नहीं रही, इसने खुद से कहा और बटन को बंद करने इस पर हाथ रखा ही था कि बोर्ड में आग लग गई और कासिम का हाथ वहीं चिपक गया। वो वहीं झटके लेता रहा और उसके मुंह से आवाज तक न निकल सकी। वो जलकर स्याह हो गया था। एकदम आग बुझ गई और कासिम उछलकर दूर जा गिरा। कितनी ही देर वो सहन में पड़ा रहा मगर किसी को खबर न हो सकी। जब कासिम के वालिद चाबी से लॉक खोलकर घर के अंदर आए तो इनकी नजर कासिम पे पड़ी। कासिम, वो दौड़कर पास आए और उसे उठाकर अस्पताल भागे मगर कोई फायदा ना हुआ। कासिम वापस न आने वाले सफर पर रवाना हो चुका था। घर में सफेद मातम बिछ गई। सारे रिश्तेदार मिलने वाले इस जवान मौत पर आबदीदा थे। रानिया अब भी अपने कमरे में घुसी खामोश बैठी थी। सब समझ रहे थे भाई की मौत का सदमा है। सतफ फिर भी हिम्मत कर कर उठ खड़ी हुई और वालदैन को दिलासे देती रही। इस मौके पर इसे अपने फूफो से बहुत ढारस मिली। आसिया फूफो अपने बेटे नुमान के साथ आई हुई थी। इन्होंने बिखरे हुए गमज़दा वालदैन को समेटा। रानिया की दादों की हालत भी खराब हो रही थी। कासिम इनका अकलौता पोता था। कासिम की तदफीन के बाद ताया और चचा आसिया फूफो वहीं रुक गए। आसिया फूफो ने खामोश बैठी रानिया को कहा, रानी बेटा कुछ तो बोलो। मगर रानिया खामोशी से गर्दन झुकाए जमीन को तकती रही। भाभी, इसका बोलना या रोना बहुत जरूरी है, इससे कुछ बुलवाएं। आसिया फूफो ने फिक्रमंदी से रानिया की अम्मी से कहा। फिर तो सब ने रानिया को हिलाना शुरू कर दिया। पहले तो रानिया कुछ न बोली, फिर मुंह ऊपर उठाकर एक सन्नाटेदार थप्पड़ आसिया फूफो को रसीद किया। आसिया फूफो चकरा कर रह गई और हक्का पक्का रानिया को देखने लगी। लम्हा भर को किसी को कुछ समझ न आया। अगला लम्हा सबके लिए हैरानकुन था। रानिया ने भारी आवाज में जब कहा, मर गया अपने किए की वजह से, जो मुझसे अड़ेगा अपने अंजाम को जाएगा। सब रानिया को चौंक कर देखने लगे। भाई, रानी ने कासिम की मौत का असर दिमाग पर ले लिया है। भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाई मेरी बच्ची। रानिया के चचा बोले, फौरन डॉक्टर को बुलवाओ। ताया अबू ने कहा तो नुमान डॉक्टर को लेने चला गया। डॉक्टर रानिया को देखने आया और दवा देकर बोला, अगर यही हालत रहे तो आप इनके पास पहले फुर्सत में मरीजा को ले जाइएगा। इन्होंने साइकेट्रिस्ट हसन साहब का कार्ड देकर इन्हें कहा। घर वालों ने रानी को पाबंदी से दवा दी मगर इसने किसी से मिलना तक बंद कर दिया था। कोई इसके कमरे में न जाता। शाम होते ही रानी तैयार होकर खुशबू लगाकर छत पर बाल खोलकर चली जाती और फजर की अजान से पहले अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती। फिर दरवाजा शाम को खुलता। ऐसे कब तक चलेगा? हमें रानी को जबरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा, रानिया के अब्बू ने कहा। फिर इन्होंने दोपहर में जबरदस्ती रानिया को उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। अंदर सिर्फ पेशेंट को जाने का कहा गया था। डॉक्टर हसन ने कई सवाल पूछे लेकिन रानिया सर झुकाए बैठी रही। अच्छा, मैं आपकी हिस्ट्री देखता हूँ। डॉक्टर हसन ने फाइल देखी। अच्छा, तो आपका नाम रानिया है, इसने कहा। रानिया खामोश रही। ओके, तो मिस रानिया, आपकी मसरूफियात क्या हैं? डॉक्टर हसन ने दोबारा सवाल किया। जवाब खामोशी। आपके घर वालों ने आपके भाई कासिम की डेथ के बारे में बताया। वाकई बहुत अफसोस हुआ सुनकर। आपकी अपने भाई से काफी दोस्ती थी, राइट? डॉक्टर हसन ने रानिया की तरफ देखकर कहा मगर रानिया ने जवाब देने की कोई सहमति न की। डॉक्टर हसन ने गहरी सांस ली और अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए। फिर वो घूमकर टेबल की दूसरी तरफ बैठी रानिया के पास जाकर खड़े हो गए और बोले, मिस रानिया, आप क्या समझती हैं? अगर आप बोलेंगी नहीं तो क्या मैं आपको वापस भेज दूंगा? जब तक आप बात नहीं कर लेती आप इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। डॉक्टर हसन का बस इतना कहना था कि रानिया एक झटके से उठी और जाने के लिए मुड़ गई। मिस रानिया, आप यूं नहीं जा सकती। डॉक्टर हसन ने इसे रोकने के लिए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि खुद ब खुद फिजा में वो ऊपर उठे और एक जोरदार धक्का लगने से दूर जा गिरे। इसकी चेयर उठती हुई इसके पास आकर गिरी। अगर वो एक तरफ ना होते तो चेयर सीधी इनके सर पर लगती थी। डॉक्टर हसन ने मुड़कर रानिया की जानिब देखा तो इसे अपने जिस्म से जान खिसकती हुई महसूस हुई। रानिया की चुटिया के बाल खुद ब खुद एक एक करके खुलने लगे और फिर इसके बाल बिखर गए। रानिया ने मुंह ऊपर उठाया। इसकी आंखों की पुतली में आग के शोले जल रहे थे।
तेरी इतनी हिम्मत कि हमारी चीज को छुए। रानिया के मुंह से भारी मर्दाना आवाज निकली। डॉक्टर हसन ने गिरते पिटते उठकर भागना चाहा तो उस कुव्वत ने इसका गला अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। डॉक्टर हसन को अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा और वो दोनों हाथों से किसी अनदेखी गिरफ्त से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगे। बाहर बैठी आसिया फुप्पो ने रानिया की अम्मी से कहा, भाभी बहुत देर हो गई है, अंदर चलकर देखते हैं। चलो। वो उठ गई और दोनों दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अंदर कदम रखते ही दोनों ठटक गई। इनकी नजर पहले डॉक्टर हसन पर पड़ी जिसका मुंह सुर्ख गुबारा हो रहा था और इसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब, रानिया की फुप्पो बोली। रानिया की अम्मी इसकी तरफ बढ़ी। मेरी बच्ची, रुक वहीं। रानिया के मुंह से मर्दाना आवाज निकली। इसने फिर डॉक्टर हसन के सामान से भरी टेबल को एक हाथ से पकड़कर हवा में ऊपर उठाया जो इसके सर से ऊपर उठ गई थी। आसिया फुप्पो ये मंजर देखकर गश खाकर जमीन पर जा पड़ी, जबकि रानिया की अम्मी ने अपने हवास पर काबू रखते हुए कुरानी आयात का विर्द करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रानिया लहरा कर कुर्सी पर जा गिरी और डॉक्टर हसन जमीन पर लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगे। रानिया की अम्मी रानिया के गाल थपथपाने लगी। रानी, उठो बेटा। रानिया ने आंखें खोल दी। डॉक्टर हसन उठे और बेल बजाकर स्टाफ को बुलाया। डॉक्टर हसन ने रानिया को वहीं बिठाया और इसकी वालदा और फुप्पो को लेकर बाहर आ गए और एक तरफ ले जाकर बोले, देखें, आपको शायद मेरी बात अजीब लगे कि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और आपसे ये बात कर रहा हूँ, मगर मैं मुसलमान हूँ और इस बात पर मेरा पूरा यकीन है कि दुनिया में आसेब या जिन्नात का वजूद भी है। आप जितनी जल्दी हो अपनी बच्ची को किसी को दिखाएं। ये मेरा मैटर नहीं है। आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी डॉक्टर, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, आसिया फूफा ने कहा। फिर वो लोग वापस घर आ गए। रानिया को इसकी अम्मी ने कमरे में ले जाकर लिटा दिया। फिर दूसरे कमरे में बड़ों की मीटिंग शुरू हो गई। रानिया की अम्मी सर पकड़कर बैठ गईं और बोली, या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत कर। वो तो नादान थी मगर तू बचाने वाला है। हिम्मत रखिए, मुझे एक हल समझ में आता है। पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं। रानिया के चचा बोले, जल्दी बताएं भाई साहब। रानिया की अम्मी बेताबी से बोली, हम रानिया का निकाह कर देते हैं। चचा ने कहा, निकाह? ये कैसा हल है भाईजान? आसिया फुप्पो बोली, हम इसका निकाह करके इसे रुखसत करके दूसरे घर भेज देते हैं। इस तरह इसकी जान इस मुसीबत से छूट जाएगी। चचा बोले, हाँ ये हल ठीक है। ताया अब्बू ने तायद की, मगर भाई साहब इतनी जल्दी निकाह कैसे करेंगे? अभी तो कासिम को गए हुए। रानिया की अम्मी ने रोना शुरू कर दिया। बेगम खुद को संभालिए, कासिम तो चला गया, क्या अब रानिया को खोना चाहती हो? रानिया के अब्बू बोले, अल्लाह न करे, मैं क्यों ऐसा चाहूंगी, मगर लोग क्या कहेंगे? इन्होंने अपना खदशा जाहिर किया। लोगों की कोई परवाह न करो, इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची को बचाना है। आसिया फूफो ने अपने बेटे नोमान के लिए रानिया का रिश्ता मांग लिया और जुम्मे का दिन निकाह के लिए मौजूद समझा। लेकिन बदकिस्मती से जिस दिन निकाह था उसी दिन आसिया फूफो और नोमान का एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। घर में मातम की फिजा छाई हुई थी। अम्मी और सदफ सहन में बैठी दादों को दिलासे दे रही थी। जाने किस मनहूस की निगाह पड़ गई मेरे घर पर। रानिया की दादो रोते हुए बोली तो वो दोनों भी रोने लगी। रोते रोते वो लोग एकदम उछले। सहन में धमाके से एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिरा था। वो एक दूसरे को देखने लगी। इससे पहले कि इन दोनों को कुछ समझ आता, सहन में पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। इसके बाद लगा जैसे छत पर भूचाल आ गया हो। सदफ बेटा, रानी को देखो जाकर, कमरे में उठ तो नहीं गई? अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा तो सदफ दौड़कर अंदर कमरे में गई। अम्मी, वो वहीं से बोलते हुए भाग कर आई। अम्मी, रानी कमरे में नहीं है, इसने आकर बम फोड़ा। मेरी बच्ची, रानिया की अम्मी ने कहा। एकदम छत पर से मर्दाना कह के सुनाई देने लगे। तीनों की निगाह बैक वक्त ऊपर उठी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। छत की मुंडीर पर रानिया हाथ छोड़कर खड़ी थी और मर्दाने कह के लगाकर सबको बोल रही थी। बाल इसकी हवा में ऊपर उठे हुए थे और आंखों की पुतली में शोले भड़क रहे थे। कौन है तू और तेरी मंशा क्या है? रानिया की अम्मी फट पड़ी तो एकदम रानिया के कह के रुक गए। देख लिया अंजाम मेरे बीच आने का? ये मेरी है और मैं इसे अपने साथ हर सूरत में लेकर जाऊंगा। रानिया ने अपना सीना ठोकते हुए कहा, ये मेरी बेटी है।
तेरी चीज नहीं ना मुराद, रानिया की अम्मी ने गुस्से से कहा। बस इनका इतना कहना था कि इन्हें एक झटका लगा और वो अपनी जगह से उठकर हवा में मोलिक हो गई। इन्हें किसी ने चुटिया के बल लटका दिया था। तकलीफ से इनके मुंह से चीखें निकल गईं और वो अपने आप को आजाद कराने की नाकाम कोशिश करने लगी। एकदम दादू ने कलाम इलाही का विर्द करना शुरू कर दिया। लम्हा न गुजरा था कि रानिया की अम्मी नीचे आ गिरी। सदफ ने ऊपर देखा तो रानिया छत की मुंडीर से गायब थी। रानिया के अब्बू ने वजू किया और मस्जिद जा पहुंचे। वो सख्त अफसरदा थे। नमाज पढ़ने के बाद वो मुसलसल रो रहे थे। वो बरसों के बीमार लग रहे थे और इनका चेहरा आंसुओं से तर था। मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब कि आपको इस तरह परेशान करके उठाया, मगर मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ और आपको इस तरह देखकर मुझसे रहा ना गया। दरअसल आपकी परेशानी मुझसे बर्दाश्त न हुई। इमाम साहब ने रानिया के अब्बू से प्यार से कहा। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। रानिया के अब्बू ने कहा, आप उठिए और मेरे साथ आइए। इमाम साहब ने कहा और इन्हें अपने हुजरे में ले गए। इत्मीनान से बैठिए। इन्होंने रानिया के अब्बू को बिठाया और पानी पिलाया। अब बताइए आपको क्या परेशानी है, इन्होंने पूछा तो रानिया के अब्बू ने सारी बात इनके गोश गुजार कर दी। सारी तफसील सुनने के बाद इमाम साहब बोले, परेशान ना हो, हर मुश्किल का हल मौजूद होता है। बस अल्लाह से मदद मांगकर हम इसका हल तलाश करने की कोशिश करें तो मुश्किल आसान हो जाती है। आप ऐसा करें, एक कागज पर बच्ची और इसकी वालदा का नाम मुझे लिखकर दे दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ आपके काम आ सकूं। आप 3 रोज बाद तशरीफ लाइएगा मेरे पास। जैसे तैसे करके 3 रोज गुजरे। रानिया के अब्बू इमाम साहब के पास गए। नमाज पढ़ने के बाद वो इमाम साहब के साथ इनके हुजरे में चले गए। इमाम साहब बोले, मोहतरम, मैंने 3 रोज तक पढ़ाई की। इससे आपकी बच्ची के लिए काफी कुछ मालूम हुआ है। एक निहायत सिद्धि जिन है जो आपकी बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और इसके इरादे निहायत खतरनाक है। वो किसी कीमत पर आपकी बच्ची को छोड़ने पर तैयार नहीं है। अब क्या होगा इमाम साहब? रानिया के अब्बू परेशानी से बोले, मेरी हद जितनी थी इसके मुताबिक मैंने ये तफसील मालूम की है। वो बहुत ताकतवर जिन है और अपने मकसद की राह में आने वाली हर शय को वो निस्तो नाबूद करने पर कमर बस्ता है। आपकी बहन भांजा भी इसका शिकार हुए, आपका बेटा भी इसी का शिकार हुआ। आपने कितनी बड़ी गलती की जो इस जिन के होते हुए बच्ची के निकाह का फैसला किया। वो जिन अपने होते हुए भला आपकी बच्ची का निकाह होने देगा? आप पहले किसी से मालूम तो कर लेते, शायद आपके भांजे की जान बच जाती। इमाम साहब ने बताया। तो फिर मैं क्या करूं मेरी बच्ची? रानिया के अब्बू इतना कहकर जोर जोर से रोने लगे। हिम्मत रखिए जनाब, अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे जानने वाले एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बंदे हैं। इनसे बात की है, वो आपकी जरूर मदद करेंगे, इमाम साहब ने कहा और फिर इन्हें तफसील बताने लगे। कमरे में अल्लाह वाले बुजुर्ग की पुरनूर शख्सियत ने नूर बखेरा हुआ था। ऐसा नूर इनकी शख्सियत से फूट रहा था कि बंदा इसमें खो जाए। सफेद कपड़ों में मलबूस, सफेद दाढ़ी के पीछे सुर्ख और सफेद नूरानी चेहरा, सर झुकाए आंखें बंद किए इनके होंठ हरकत कर रहे थे और हाथ में मौजूद तस्बीह के दाने तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सब सर झुकाए इनके मुंतजिर थे कि वो कुछ कहें। काफी देर गुजर गई, फिर एकदम इनके होंठों की हरकत रुक गई और तस्बीह के दाने भी ठहर गए। इन्होंने आंखें खोल दी और इधर उधर नजरें घुमाई। फिर वो किसी से बिना कुछ कहे खामोशी से उठ खड़े हुए। रानिया के अब्बू भी इनके साथ उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर निकलने लगे। रानिया के अब्बू ने इनके पीछे आना चाहा तो इन्होंने हाथ उठाकर इशारे से इन्हें मना कर दिया। रानिया के अब्बू वहीं रुक गए। वो बुजुर्ग पहली मर्तबा रानिया के घर आए थे, मगर वो किसी से रास्ता पूछे बगैर चलते गए। लाइन से 3 कमरे बने हुए थे, जिनमें से तीसरा कमरा रानिया का था। तीनों कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। जैसे ही बुजुर्ग ने वहां कदम रखा, धड़ाक से पहले कमरे का दरवाजा बंद हो गया। वो आगे बढ़े तो दूसरे कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया। फिर वो रानिया के कमरे के आगे पहुंचे तो इसके कमरे का दरवाजा धमाके से बंद हो गया। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बुजुर्ग ने शहादत की उंगली दरवाजे पर रखी और दरवाजा इशारे से खुलता चला गया। कमरे में अंधेरा खूब हो रहा था। बुजुर्ग ने अंदर कदम रखा तो एकदम कमरे में रोशनी हो गई। सामने बिस्तर पर रानिया 2 सानों बैठी हुई थी। इसने अपने सारे बाल खोलकर आगे चेहरे पर डाले हुए थे, जिनमें से इसके चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एकदम कमरे में मौजूद अलमारी में लगा शीशा धमाके से टूटकर किरची किरची होकर जमीन पर बिखर गया।
फिर एक तरफ रखी हुई कुर्सी हवा में उड़ती हुई सामने की दीवार से जाकर टकरा गई और नीचे जा पड़ी। बंद कर अपनी ये हरकतें, बुजुर्ग ने रूपदार आवाज से कहा तो चंद लम्हों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। रानी के मुंह से मर्दाना कह के निकलने लगे। फिर तो कमरे में तूफान आ गया। एक एक करके कमरे में मौजूद तमाम चीजें हवा में मोहनिक होकर दम से नीचे गिरती रहीं और फिर उठती रहीं, फिर दोबारा नीचे जाकर गिरती। कमरे में आती आवाजों से घर वाले होल रहे थे और मुसलसल दवाएं मांग रहे थे। बुजुर्ग ने पढ़ना शुरू किया तो तमाम की तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता नीचे अपनी जगह पर आ गईं। रानिया ने जोर जोर से झटके लेना शुरू कर दिए। फिर इसके मुंह से गालियों का तूफान निकलने लगा। रानिया ने अपनी जगह से हिलने की लाख कोशिश की, मगर वो एक इंच भी ना हिल सकी। ऐसा लगता था कि किसी ने ताकतवर जंजीरों से इसे जकड़ दिया हो। पहले तो वो जोर लगाती रही, फिर इसके मुंह से खराहट निकलने लगी। फिर वो जोर से धाड़ी, छोड़ो मुझे, मगर बुजुर्ग इत्मीनान से खामोश खड़े रहे। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, वरना बड़ा पछताओगे, रानिया ने घराते हुए धमकी दी। बकवास बंद करो और छोड़ दे इस बच्ची को, क्यों परेशान कर रही हो इसे, हजरत ने गुस्से से कहा। ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके महकते वजूद ने मुझे इस पर आशिक होने पर मजबूर कर दिया। अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं इसको हासिल करके रहूंगा। रानिया के मुंह से भारी सी आवाज निकलने लगी। छोड़ना तो इसे तुझे पड़ेगा, बुजुर्ग ने जवाब दिया। नामुमकिन है, ये मेरी चीज है और मैं इसे जरूर अपने साथ लेकर जाऊंगा, जिन ने गुस्से से कहा। ये कोई चीज नहीं, जीती जागती बच्ची है और इस पर तेरी कोई मर्जी नहीं चलेगी। और रही बात ले जाने की, तो तू इसे क्या लेकर जाएगा, पहले अपने जाने की तो फिक्र कर। बुजुर्ग का इतना कहना था कि रानिया के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलना शुरू हो गई। रानिया ने सर पटकना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, जिन ने खर्राते हुए कहा, मगर बुजुर्ग ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, बुजुर्ग पढ़ते रहे। छोड़ दो मुझे, जाने दो। अब इसकी आवाज में असियत थी। जाने दो मुझे, इसने गिड़गिड़ा कर कहा। निकल गए तेरे सारे बल, बुजुर्ग ने कहा। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मुझे छोड़ दो, जिन ने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। सिर्फ इतना नहीं कि चला जाऊंगा, वादा करके जा इस बच्ची को यहीं छोड़ कर जाएगा, तो फिर तेरी बात पर मैं गौर करूंगा। बुजुर्ग ने पढ़ाई रोक कर कहा तो चंद लम्हे रानिया खामोश रही। फिर बुजुर्ग ने पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी तो रानिया के मुंह से चीखें निकलने लगी। माफ कर दे मुझे, मुझे मंजूर है, मुझे जाने दे, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा, जिन ने अजियतनाक अंदाज में बिलबिलाते हुए कहा। ठीक है, बुजुर्ग ने कहा और फिर कुछ पढ़कर रानिया की जाने फूंक मारी तो रानिया के जिस्म से धुआं निकलकर फिजा में तहलील हो गया और रानिया धप से बिस्तर पर गिर पड़ी और बेसुध हो गई। बुजुर्ग कमरे से निकल गए और वापस रानिया के घर वालों के पास गए और रानिया की वालदा को एक ताबीज दिया और बोले, लम्हा जाया किए बिना ये बच्ची के गले में डाल कर आओ। रानिया की अम्मी ने फौरन ताबीज लिया और दौड़ती हुई गई और इसे रानिया के गले में डाल दिया और वापस आ गई। फिर बुजुर्ग बोले, इस मरदूद से बच्चे की जान छूट गई है, मगर भूल कर भी ये तावीज बच्चे के गले से नहीं उतरना चाहिए। कुछ भी हो जाए, जब तक ये तावीज बच्चे के जिस्म से लगा रहेगा, वो मरदूद कभी चाह कर भी इसके करीब ना आ पाएगा, क्योंकि ऐसे जिद्दी जिन दोबारा भी काबिज हो जाते हैं। ये तावीज जिंदगी भर इस बच्ची के गले में रहना चाहिए और पहली फुर्सत में आप इस बच्ची का निकाह कर दें। शादी के बाद भी ये तावीज उतरना नहीं चाहिए। ये बोलकर बुजुर्ग खामोश हो गए। मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं, रानिया के वालिद ने रोते हुए हजरत के हाथ थामकर इन्हें आंखों से लगा लिया। शुक्र मेरा नहीं, इस पाक साथ का अदा करो जिसके हाथ में सब कुछ है। ये तो मेरे अल्लाह का मुझ पर एहसान है कि इसने अपने बंदों की आसानी के लिए मुझे चुना है, बुजुर्ग बोले। फिर कुछ ही दिन बाद रानिया के वालिदैन ने सदफ और रानिया का इकट्ठा रिश्ता तय कर दिया और यूं दोनों की शादी एक ही दिन तय पाई। रानिया खुशो खुरम अपनी जिंदगी बसर कर रही है। आज उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन आज भी वो तावीज उसके गले में है। वो भूले से भी वो तावीज नहीं उतारती, क्योंकि उससे मालूम है कि तामूस निहायत जिद्दी जिन है और किसी भी वक्त वो वापस आ सकता है। इसलिए ये तावीज हमेशा रानिया की हिफाजत करता है। आज भी रानिया उन बुजुर्ग के लिए दुआ गो है और हमेशा अपनी दुआओं में उनको याद रखती है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत रानिया और इसके घर वालों को दोबारा खुशी नसीब हुई। रब ताला हर इंसान को जिन्नात के शर से महफूज रखे, आमीन।
व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।